नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। 4 राज्य की 16 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान क्रॉस वोटिंग के आरोप भी लगे हैं। राजस्थान में धौलपुर से बीजेपी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा पर कांग्रेस कैंडिडेट प्रमोद तिवारी को वोट देने का आरोप है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को वोट न देकर घनश्याम तिवारी को वोट दिया है। कैलाश मीणा के वोट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस खेल में राजस्थान में सुभाष चंद्रा का गणित बिगड़ सकता है, जो 8 क्रॉस वोटिंग का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल में विवेक तनखा, पवन बंसल, रंजीत रंजन खुद पहुंचे थे, जबकि जूम के जरिए बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला भी जुड़े हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की मतगणना अभी शुरू नहीं हो पाई है। मतगणना में देरी पर शिवसेना नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग से अनुमति मिलने का इंतजार है, उसके बाद ही मतगणना शुरू होगी। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी गोपनीयता का उल्लंघन करने का बात भी कही जा रही थी, जहां एक और साथी उल्लंघन के आरोप में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग से मिला। बीजेपी ने महाराष्ट्र में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन जिंदल की भड़काऊ टिप्पणी के खिलाफ आज पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जहां बड़ी संख्या में लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थिति बेकाबू हो गई। कोलकाता, हैदराबाद, मुरादाबाद में भी लाठीचार्ज किया गया। सहारनपुर, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और बिहार में भी कई जगहों पर इसका असर देखने को हमें मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अटाला इलाके में प्रदर्शन काफी ज्यादा हुआ, जहां पर पत्थरबाजी भी की गई। वहीं सहारनपुर के बाद भी जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर के अटाला इलाके में विरोध प्रदर्शन के बाद प्रयागराज के एडीजी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी प्रशासन ने कहा कि प्रयागराज को छोड़कर बाकी जगहों पर स्थिति नियंत्रण में है। प्रयागराज में भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं यूपी में हुए प्रदर्शन में पथराव को लेकर सीएम योगी ने भी सख्ती दिखाई है। नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल अभी भी नहीं थमा है। जुमे की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर में भारी बवाल देखने को मिला। पथराव हुआ है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। रांची के मेन रोड पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस भी भारी तादाद में वहां पर तैनात रही। साथ ही पुलिस को बताया ये जा रहा है कि हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वहीं रांची में भी असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी देखने को भी मिली। रांची में हुए बवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जाहिर की है और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चिंता में डालने वाली हैं, क्योंकि इस तरीके का माहौल देश में बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक और तमाम राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है पत्थरबाजी की। जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो ऐसी साजिशें रच रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों को उनकी गलती का हर कोई खामियाजा भुगत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं को भारत को अपना टैलेंट दिखाने का मौका देगा, चाहे वो सरकार में काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। सभी के लिए बेहतरीन अवसर बनाया जाएगा। 21वीं सदी में स्पेस टेक एक बड़े रेवोल्यूशन का आधार भी बनने वाला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
सरकारी कंपनियां, स्पेस इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूट्स के बीच सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत नई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर भी काम कर रहा है। हम स्पेस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी जल्द ही एक पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 800 से 900 साल की स्वाधीनता की लड़ाई के चलते हम बचे हुए हैं। संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान भी दिया है। कुछ लोगों ने इतिहास विकृत तरीके से लिखा, लेकिन हमें कौन रोक सकता है। आपको सुनाते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा। आज कुछ बात इतिहास के लिखने वालों के लिए भी कहना चाहता हूं। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त करी। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है, वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा। और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में जोरदार तेजी आई है, जिसे अर्थव्यवस्था में रिकवरी का संकेत माना जा सकता है। अप्रैल में इंडेक्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्शन 7.1% पर आ गया है। इससे पहले मार्च में आईआईपी 1.9% पर था। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ महीने दर महीने आधार पर 0.9% से बढ़कर 6.3% पर आ गई है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में आईआईपी में 133.5% का उछाल दर्ज किया गया है। माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ अप्रैल में 7.8% पर रही है, जो मार्च में 4% पर आई थी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ अप्रैल में 11.8% पर रही, जो मार्च में 6.8% पर रही थी। प्राइमरी गुड्स की दर में 10.1% पर आई है, जो मार्च 2022 में 5.7% पर रही है। अप्रैल में कैपिटल गुड्स सेक्टर में 14.7% की ग्रोथ दर्ज की जा चुकी है, जबकि मार्च में इसकी ग्रोथ रेट 0.7% कर रही थी। वहीं इंटरमीडिएट गुड्स ग्रोथ की बात करें तो ये अप्रैल में 7.6% की दर से बढ़े हैं, जबकि मार्च में इनका ग्रोथ रेट 0.6% पर भी रहा था। प्राइमरी गुड्स ग्रोथ की बात करें तो अप्रैल में 10.1% पर रही, जबकि मार्च में इनका ग्रोथ रेट 5.7% पर रहा था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज गोलीबारी हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश उप उच्चायोग के बाहर पुलिस ने एक जवान की गोली लगने से एक महिला बाइक सवार की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मार करके जान दे दी है। ये गोलीबारी बांग्लादेश उप उच्चायोग कोलकाता से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर पार्क सर्कस में हुई है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी।
गोली एक महिला बाइकर को लगी और बाद में पुलिस वाले ने खुद को ही गोली मारकर के आत्महत्या कर ली। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि बांग्लादेश उप उच्चायुक्त कार्यालय में तैनात पुलिस अधिकारी ने करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चलाई। उन्होंने बताया कि ये पूरा प्रकरण लगभग 5 मिनट तक चला। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मी शनिवार दोपहर को कोलकाता के वेस्ट पार्क सर्कस इलाके में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त के बाहर कथित तौर पर कई राउंड फायरिंग किए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। नुपुर शर्मा को धमकी मिलने पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये भारत हिंदुओं का है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूं, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुब्बारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो वो तो नुपुर जी को जो धमकी मिल रही है उनको मिल रही है, एक महिला है वो हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा, उसमें इनको पीड़ा हुई, उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम विरोध में आ गए हैं। भारत की छवि धूमिल हो रही है। किसके विरोध में? भारत के इस बयान के विरोध में तमाम किस मुस्लिम बयान के विरोध में? जो नुपुर ने बयान दिया था। सुनिए, ऐसा है, मैंने क्या कहा, विधर्मी जो हैं वो अपनी मानसिकता को हर जगह स्टैंड करना चाहते हैं, हर जगह वो स्थापित करना चाहते हैं, पर सनातन धर्म अपनी धर्म को स्थापित करता है जो मानवीय हित के लिए है। जो कार्रवाई नुपुर पे हुई है, मैं उस बयान की बात कर रही हूँ जो बयान मुस्लिम देते हैं, हमारे विधर्मी देते हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए। हम उनका पक्ष लेते हैं, हमारे देवी देवता। वही एफआईआर दर्ज होने पर यति नरसिंहानंद ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाते हैं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ पत्रकारों के माध्यम से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने मुझ पर कोई एफआईआर दर्ज की है। अभी मैं बहुत दिनों से दिल्ली गया भी नहीं हूं, दिल्ली में मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई है। हो सकता है कोई कारण हो जिस पर उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कट्टरपंथी मुसलमानों का इस देश में बहुत वर्चस्व बढ़ गया है, उन्हें खुश करने के लिए मुझ पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई हो। जो भी है, मुझे बहरहाल पता नहीं है कि कारण क्या है कि मुझ पर किस बात के लिए एफआईआर हुई है। मुझ पर दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। मुझे नहीं पता है कि मुझ पर क्यों एफआईआर की गई है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मुझे नहीं पता है और मुझे नहीं पता है कि दिल्ली पुलिस मुझसे क्या चाहती है। बहरहाल कानून में जो भी वो कहेंगे, जहां जाने आने के लिए कहेंगे, मैं वहां पहुंचूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से कानून का सम्मान करता रहा हूं। विश्वास तो है नहीं मुझे कानून पे, अदालत पे, पुलिस पे विश्वास बिल्कुल नहीं है मुझे इन पे, क्योंकि ये हिंदू विरोधी हैं, जिहाद समर्थक है। लेकिन फिर भी मैं एक सभ्य नागरिक की तरह जो ये कहेंगे उसे पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। विश्वास न होते हुए भी अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे जनता का भरोसा इस कानून से उठे। अगर वो मुझे समन देंगे तो मैं वहां जाऊंगा, गिरफ्तार करेंगे तो गिरफ्तारी दूंगा, जेल भेजेंगे तो जेल जाऊंगा, कत्ल करेंगे तो कत्ल हो जाऊंगा, जो भी वो चाहेंगे। हर हर महादेव।
उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू की गई श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के मद्देनजर आज आईजीएल के श्रमिकों को अयोध्या के लिए हरी झंडी दिखाई। यूपी सरकार में श्रम राज्य मंत्री और श्रम कल्याण बोर्ड अध्यक्ष सुनील भराला ने श्रमिकों को रवाना किया। ये यात्रा पूर्वांचल की पहली श्रमिक तीर्थ यात्रा है। ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, क्या था? नहीं देखा? नहीं, मैं तो अच्छा, देर से आए। आज उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश में श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन श्रमिक यात्रा प्रारंभ की गई है और आज ये पहला अवसर उत्तर प्रदेश में इस कंपनी के माध्यम के यहाँ के कर्मचारी और श्रमिकों को बस में रवाना करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में ऐसे जो परिवार है जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जो धार्मिक और पर्यटन यात्रा करना चाहते हैं और जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं, जीवन चले जाते हैं, उन ऐसे परिवारों के लिए हमने ये योजना शुरू करी है। और यहाँ से उत्तर प्रदेश के आज गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के जो ये अपनी कंपनी है इसके आज श्रमिक यहाँ से रवाना हुए हैं। तो इसको हरी झंडी दे करके यहाँ से बस रवाना की है और एक साथ में कर्मचारियों का जो बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने धर्मांतरण कानून को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बने धर्मांतरण कानून बनना चाहिए। देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करे, उस पर प्रहार है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसमें एक अरुणाचल भी राज्य है। तो मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहां पर धर्मांतरण को स्वच्छंदता पूर्वक करने की अनुमति दी जाए। संविधान की प्रावधानों के तहत यह कानून बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। देखिए, देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। ऐसी सभी ताकतों को आपने देखा कि हमने कानपुर के दंगा में जो लोग भी शामिल थे उसको सरकार ने निस्ताबूद करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। त्वरित गति से और कम समय में उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए और जिस भी समुदाय में वे ताकतें विद्यमान हैं जो समाज के भीतर समाज को चलनी बना देना चाहती हैं, उन ताकतों को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें एक तरह से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों से अपेक्षा रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति विशेष सुरक्षा की भावना और संरक्षण और अवसर दिया जाए। देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख से अधिक लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई की गई। धार्मिक स्थलों पर लगे इन लाउडस्पीकर्स को या तो उतार दिया गया या उनकी ध्वनि नियंत्रित कर दी गई। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर को स्कूलों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए भी सौंपा गया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थलों से 72,509 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं और 56,558 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि को नियंत्रित किया गया। बयान के अनुसार उतारे गए लाउडस्पीकर्स में 13,145 लाउडस्पीकर्स को सुबह की प्रार्थना सभा के लिए स्कूल में भेजा गया है, जिससे कि इसका स्कूल में इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही 1,583 लाउडस्पीकर्स को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,584 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में देश में 4.8% ज्यादा केस पाए गए हैं। अब तक भारत में कोरोना वायरस के 4,000 से भी ज्यादा कई मामलों के सामने आने की वजह से एक बार चिंता फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में मिल रहे हैं। 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा
813 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही केरल में 2190 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई। दिल्ली में 622 नए मामले सामने आए। कर्नाटक में 471, तो वहीं हरियाणा में 348 केस पाए गए हैं। देश में मिले कुल केसों में से 85% इन्हीं 5 राज्यों से पाए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।